हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ और काफी सारे रिवीजन पॉइंट्स के साथ आपको बताया गया है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इन तक जरूर देखिएगा। चलिए कल का क्विकली रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले अभी हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए प्रवाह नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। और वहीं अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश में अपनी बिजली की सप्लाई शुरू कर दी है। और त्रिपुरा ये ई खरीद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बना है। और अभी चाइना में एक स्पेस एजेंसी जो कि है वहां की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसने टियालोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। अभी हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वायु प्रदूषण निगरानी तंत्र के लिए टेम्पो लॉन्च किया है। एक टेम्पो नाम का वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र होगा। नासा और स्पेसएक्स मिलकर के इसे लॉन्च किए हैं। असम में गज उत्सव 2023 मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जाकर के उद्घाटन किया था। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। और NRAI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए कलकेश नारायण सिंह। भारत सरकार ने अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी है। अंतरिक्ष नीति 2023 होगी ये। और अभी केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार भी वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ये दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि होम्योपैथी के जो जनक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनकी जयंती होती है 10 अप्रैल को। इसी वजह से उनकी जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। इन्होंने ही होम्योपैथी की स्थापना की थी। कहें एक प्रकार से सबसे ज्यादा प्रमोट हुआ था इनके टाइम पर होम्योपैथी। एक्चुअल में कुछ प्रमाण मिलते हैं होम्योपैथी के चौथी, पांचवी और छठी शताब्दी में भी, लेकिन ये उतना अच्छा पॉपुलर नहीं हो पाया था, कोई विश्वास नहीं करता था। डॉक्टर सैमुअल हैलीमैन जो हैं ये 18वीं शताब्दी में इनको अच्छी पहचान दिलाए होम्योपैथी को। और होम्योपैथी के थ्रू इलाज भी हुआ, एक इलाज की पद्धति है। वैसे इलाज में कई प्रकार की पद्धतियां होती है और इसके लिए भारत में एक मंत्रालय भी है, आयुष मंत्रालय। आयुष में ए फॉर होता है आयुर्वेद चिकित्सा, वाई फॉर योग चिकित्सा, यू फॉर होता है यूनानी चिकित्सा, एस फॉर सिद्धि चिकित्सा और एच फॉर होता है होम्योपैथी। तो यही जो लास्ट वाला है ना, होम्योपैथी चिकित्सा, यही है ये। ठीक है, होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो आयुष मंत्रालय है ये। आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। इस बार की वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। अब बाकी के जो दिवस अभी तक आए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस, उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। थीम याद रखना इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के कलाकार दांते अकीरा उआई ने विंटर यूथ ओलंपिक गैंगवान 2024 में जो कि होने वाला है उसके लिए पदक डिजाइन प्रतियोगिता जीती है? तो दांते अकीरा उआई दोस्तों, इनका डिजाइन किया हुआ जो मेडल होगा वही दिया जाएगा आने वाले विंटर यूथ ओलंपिक गेम में। तो इन्होंने यानी कि ये डिजाइन प्रतियोगिता जीत ली है। कहाँ के हैं ये हैं ब्राजील के। ब्राजील के ये कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। और इन्होंने 3000 लोगों में जो आयोजित की गई थी प्रतियोगिता उसको जीत ली है। कौन सी प्रतियोगिता? मेडल डिजाइन प्रतियोगिता। यानी इनका डिजाइन किया हुआ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा इसके विजेताओं को, जो कि होने वाला है विंटर यूथ ओलंपिक गंगवान में। गंगवान कहाँ पड़ता है? साउथ कोरिया में पड़ता है। दक्षिण कोरिया के गंगवान में 19 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक होगा ये। ठीक है, क्या होगा? यूथ ओलंपिक गेम विंटर का। ध्यान रखना, ये ओलंपिक गेम जो मेन वाला है वो वाला नहीं है और ना ही विंटर गेम है मेन वाला, ये विंटर यूथ ओलंपिक गेम है। ठीक है ना, युवाओं के लिए वाला। तो इस बार का ये चौथा संस्करण है और एशिया में पहली बार होने जा रहा है, दक्षिण कोरिया में 2024 में होगा। इसका स्लोगन रखा गया है ग्रो टुगेदर साइन फॉरएवर। अगर विंटर ओलंपिक की बात करें तो अभी 2022 में हुआ था विंटर ओलंपिक बीजिंग में, चाइना में। ठीक है, तो जहां पर विंटर ओलंपिक हुआ वहीं पर विंटर पैरालंपिक भी हुआ। ओके,
अब देखो ओलंपिक की बात आ ही गई है, तो जो ओलंपिक अभी टोक्यो वाला हुआ था उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पर क्विकली आपको बता देता हूँ। मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, ये सबसे पहले तो 32वां संस्करण था, ठीक है। 32वां संस्करण था और कहाँ पर हुआ? टोक्यो जापान में। अब नाम तो इसका टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन आयोजित हुआ ये 2021 में ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। इसके बाद भारत की अगर बात करें तो भारत 7 मेडल जीत पाया केवल, लेकिन 7 मेडल जीतने के बाद इसकी मेडल टेबल में लिस्ट में स्थान रहा 48वां। 48वें स्थान पर भारत रहा। अब 7 मेडल में कौन कौन से मेडल रहे? इसमें एक तो गोल्ड था जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 सिल्वर मेडल था जिसमें एक सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने जिताया था और एक सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने जिताया था। मीराबाई चानू ने ही भारत को पहला मेडल दिलाया था इस ओलंपिक में, ठीक है। इसके बाद 4 आए थे अपने ब्रॉन्ज मेडल। 4 ब्रॉन्ज में एक तो पीवी सिंधु ने जीता था, एक इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता था, एक लवलीना बोरगोहेन ने जीता था और एक जीता था बजरंग पूनिया ने, ठीक है। तो ये 4 ब्रॉन्ज थे, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। भारत 7 मेडल टोटल जीता था। इसके अलावा अगर बात करें टॉप पर कौन था, तो टॉप पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था सबसे ज्यादा मेडल के साथ, और इसका मस्कट था मिराई तोबा। अगला वाला ओलंपिक कहां पर खेला जाएगा? 2024 वाला पेरिस में होगा, 2028 वाला लॉस एंजल्स में और 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करने से हटाया गया? तो दोस्तों 2023 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होना था, ये होना था पेरू में, लेकिन पेरू से मेजबानी छीन ली गई है। अब ये मेजबान नहीं होगा। अब कहां पर होगा? इसके लिए अभी बिडिंग प्रक्रिया चल रही है, मतलब बोली लगाई जा रही है, जो बिड जीत जाएगा वहां पर ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए पेरू से उसकी मेजबानी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छीन ली गई है। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पेरू रिमूव्ड एज ए होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप। अब एक बात और, जैसे ही मैंने आपको बोला फीफा अंडर 17, तो तुरंत आपके माइंड में आया होगा, अरे ये वही है क्या सर जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था? नहीं, वो जो हुआ था, जो भारत ने आयोजन किया था, वे विमेंस का था, वो विमेंस का था, ठीक है, जिसको जीता स्पेन ने। ध्यान रखना, स्पेन ने जीता 2022 में हुआ था, ये भारत में हुआ था, भारत में हुआ था और उसको जीता था स्पेन ने, ठीक है। और यहाँ पर जो पेरू में होने वाला था ये 2023 में होता, और ये होता मेंस का वर्ल्ड कप। क्लियर? अंडर 17 का दोनों है। और फीफा वर्ल्ड कप भी तो हुआ, बिल्कुल हुआ। फीफा जो मेन वाला वर्ल्ड कप है वो कब हुआ? वो हुआ नवंबर 2022 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ वो हुआ कतर में। ये मेन वाला है। इसको जीता किसने? विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता रहा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। क्लियर है? ये ध्यान रखना आप। तो फिलहाल के लिए मोटा मोटी बात करें कि पेरू जो है अब ये आयोजित नहीं करेगा, ठीक है, इस साल का। कहां पर होगा? इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत सारे देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जो भी फाइनल होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। फीफा के बारे में अगर बात करें तो अभी रिसेंटली फीफा ने अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को इसने बताया है 101वें स्थान पर है। 101वें स्थान पर भारत है। टॉप पर अर्जेंटीना है जो कि विजेता है इस बार का। स्थापना इसकी 1904 में हुई थी, पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष हैं इसके गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के द्वारा दोस्तों अगला वाला वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? अगला वाला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आयोजित होगा, यानी उसके 3 देश में। कौन कौन से देश? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। तो ये होगा वहां पर, ठीक है। अगला, भारत सरकार ने पेंशन बढ़ाने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पेंशन को लेकर के उसको और पेंशन भोगियों को और ज्यादा लाभ देने को लेकर के अभी 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है, एक कमेटी का गठन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेटअप पैनल टू रिव्यू पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये पेंशन सिस्टम पर रिव्यू करेगी और देखेगी कि कैसे और ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जा सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारा धरना वगैरह, बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, और इस पर फाइनली सरकार जो है ये सुनवाई की है, और इसके लिए अभी एक कमेटी का गठन हुआ है। अब ये 4 सदस्यों की जो कमेटी होगी, इसकी अध्यक्षता वित्त सचिव करेगा, ठीक है। लेकिन इसके 3 और जो सदस्य होंगे वो कौन कौन से होंगे?
एक तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव होंगे, एक वित्त विभाग में विशेष सचिव होंगे, दूसरे पेंशन और फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। तो अब ये सब मिल करके बताएंगे कि किस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जा सकता है, जिससे एनपीएस में कोई बदलाव अगर आवश्यक है तो वो भी किया जाए, पेंशन भोगियों को कुल मिलाकर के लाभ बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब चुनाव आने वाला है तो हो सकता है उसी से रिलेटेड एक लुभावना ऑफर हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप भरोक्सा का शुभारंभ किया? तो भरोक्सा नाम का जो ऐप है ये द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, महामहिम है, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, ये ऐप जो है ये बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करेगा पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिवसीय दौरे पर गई हुई थी, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में। वहां पर इन्होंने भरोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, गज उत्सव का उद्घाटन किया, साथ ही साथ ये गई गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, जहां पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट जो है, ये अपनी प्लेटिनम जुबली मना रहा था, यानी इसके 75 साल पूरे हो गए थे स्थापना के। तो स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 1948 को, तो 75 साल इसके पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा था। तो और एज ए चीफ गेस्ट इनको इनवाइट किया गया था, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, एक और बात, ये प्लेटिनम जुबली, सिल्वर जुबली, ये सब क्या होता है सर? तो देखो, अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई भी संस्था है, अगर वो अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर लेता है तो 25 साल पूरे करने पर वो मनाता है सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली मतलब 25वीं उसकी वर्षगांठ है। उसके बाद अगर वही फर्म 50 साल पूरा कर लेता है अपना स्थापना का, तो फिर वो गोल्डन जुबली मनाता है, 50 साल पर गोल्डन जुबली। और अगर 75 साल हो जाते हैं तो 75 साल होने पर मनाया जाता है प्लेटिनम जुबली। और अगर 100 साल हो जाते हैं तो कौन सी जुबली मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, चलिए, जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं लव दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा, तो फिर समझ जाना। अगला, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों फ्रांस में, और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ओरियन 2023। और मल्टीनेशनल होने के साथ साथ इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो बहुत बड़ा सैन्य संगठन है, वो भी इसमें शामिल हो रहा है, नाटो। नाटो भी शामिल हो रहा है और इंडिया भी शामिल हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स अपनी राफेल जेट के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। राफेल फाइटर जेट इसमें लेकर के इंडियन एयरफोर्स शामिल हो रही है। यहां पर आप देख पाओगे, फ्रांस कंडक्ट इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन डिकेड्स। पिछले एक दशक में इसका सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है फ्रांस का, ओरियन 2023। ये आप नाटो की वेबसाइट में जाकर के देख सकेंगे। तो नाटो फोर्सेस के साथ ये हो रहा है, यानी कि नाटो फोर्सेस में शामिल हैं। नाटो के 7,000 से ज्यादा सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत का राफेल इसमें शामिल हो रहा है ओरियन 2023 में। ये फ्रांस में आयोजित होगा। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, भारत और फ्रांस के बीच में अगर आपको पता हो तभी फ्रेंजेक्स हुआ था। ठीक है, चलिए पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं पिछले दिनों में किससे किससे कौन कौन सा हुआ। देखिए, यही फ्रेंजेक्स की मैं बात कर रहा था। फ्रेंजेक्स यानी फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, तो ये भारत फ्रांस के बीच में हुआ तिरुवनंतपुरम में, केरल में। वैसे भारत और फ्रांस के बीच में अगर बात करें तो गरुड़ भी वरुड़ होता है, गरुड़ होता है, शक्ति होता है। ठीक है, ये सभी भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। कवच हुआ था अभी भारतीय वायुसेना और तटरक्षक और नौसेना के बीच में, अंडमान निकोबार में। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच में हुआ। सेलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। कोंकण ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुआ, अरब सागर के कोंकण तट पर। फ्रीडम शील्ड ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ। ला पैरोस ये हुआ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था हिंद महासागर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। त्रिशाकारी प्रहार भारतीय सेना पश्चिम बंगाल में की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो बसोहाली पेंटिंग जो है ये है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बहुत ही फेमस ये पेंटिंग होती है, इसको जीआई टैग दिया गया है, बसोहाली पेंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में बहुत सारे जीआई टैग दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही फेमस बसोहाली पेंटिंग को भी मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग होता है, तो 3 अप्रैल को इसे दिया गया। अच्छा, पिछले दिनों में कौन कौन से दिए गए हैं इसको जानने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लो। कठुआ की बसोहाली पेंटिंग जो है ये जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग है, जम्मू क्षेत्र का।
वैसे जम्मू कश्मीर से बात करें तो जम्मू कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जो चर्चे में रहे हैं? तो अभी देखो, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को मिला है, बिहार के मिर्चा चावल को मिला है, उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र से लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बनारसी पान और आदम चीनी चावल को मिला है। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला है। असम के द्वारा असमिया गमछा को मिला है। तेलंगाना का तेंदूर रेड ग्राम, नागालैंड का नागा मिर्च, नागा कुकुम्बर, इसको मिला है जीआई टैग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जरूरी सूचना ये है कि पूरा का पूरा जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो अब आ चुका है। आप जाइएगा ऐप में, वहां पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा, कब कब कितने बजे कौन कौन सी क्लास होंगी कोर्सेज में, कल से स्टार्ट हो रही है, उसको आप देख पाएंगे। अगले 15 से 20 दिनों का पूरा उसमें शेड्यूल है और उसी स्केड्यूल के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लासेस इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर आप अभी इसमें ज्वाइन होते हो तो इसके बाद भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको सरप्राइज ऑफर दिया जा रहा है, तो आप जाइए, उसका फायदा उठाइए, इस कोर्स को एनरोल कीजिए और जाकर के एटलीस्ट आप चेक कीजिए कि कैसे कैसे क्लासेस कब कब चलेंगी और कितने कितने बजे तक चलेंगी। आपका जीएस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, जीएस में कोई 100% नहीं कर पाता है स्कोर, लेकिन हाँ, अगर मेहनत से अगर काम करे, मेहनत से अगर बढ़िया लगन से पढ़ाई करे, तो मैं वो सब प्रयास करूंगा जिससे आपका 90 से 100% की तरफ आपका स्कोर बढ़ सके। ठीक है, यहाँ तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको इस प्रकार के कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सीजीएल का जीएस स्पेशल बैच जो है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके लिए आप एमजेटी ऐप की तरफ विजिट करें, और अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर परमाणु हमला करने वाले किस ड्रोन का परीक्षण किया? तो नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में हैडल 2 का परीक्षण किया है। देखो, एक बार और अंडर वाटर इसने न्यूक्लियर अटैक ड्रोन का परीक्षण किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन कवर कराया था उत्तर कोरिया से रिलेटेड, तो उसका भी था, और अभी एक बार फिर से इसने किया, हैंडल 2 का परीक्षण कर लिया, दूसरा ही कर लिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने, इन्होंने क्लेम किया कि भाई जो ये अभ्यास किए हैं ना, ये अभ्यास अपने आप में कैपेबल है रेडियोधर्मी सुनामी लाने में। यानी इसका ये जो ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट है, इसकी वजह से सुनामी तक आ सकती है समुद्र में। और सुनामी आने का मतलब जानते हो, जो समुद्र क्षेत्र के जो इलाके पड़ते हैं, जो ऐसे देश जो समुद्र से लगे हुए हैं, सीमा अपना लगाते हैं, उनमें भयंकर नुकसान हो सकता है, जैसे जापान वगैरह देश। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो ये रेडियोधर्मी सुनामी फैलाने के लिए सक्षम होगा ये ड्रोन, जो हमला करने वाला, परमाणु हमला करने वाला पानी के भीतर वाला ड्रोन, हाइल 2। ठीक है, हाइल 2 है ये। ठीक है, हाइल 2 है। आगे बढ़ते हैं। हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का पता लगाने के लिए ज्यूस मिशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का फुल फॉर्म होता है, इसने अभी बृहस्पति ग्रह के लिए, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को और डिटेल स्टडी करने के लिए एक ज्यूस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। ये मिशन अभी कुछ दिन बाद यानी 13 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। 13 अप्रैल को ये मिशन लॉन्च होगा फ्रेंच गुयाना के कोरू से। जूइस का फुल फॉर्म होता है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। यानी ये जुपिटर के जो आईसी मून्स हैं, जो ऐसे उसके चंद्रमा, ऐसे उसके उपग्रह जो आईसी हैं, मतलब बर्फीले जो हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन है। ठीक है, तो ये खास करके जो जुपिटर के यानी बृहस्पति ग्रह के जो 3 सबसे बड़े उपग्रह हैं, जैसे गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, इनको डिटेल में स्टडी करेगा। और ये डिटेल स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो ये 8 साल तक यात्रा करेगा। ठीक है, 8 साल तक यात्रा करेगा, जिससे यहाँ पर पहुंच सके और अच्छे से स्टडी कर सके। फिर जो भी होगा ये आकर के हम लोग को बताएगा। जूस मिशन लॉन्च किसने किया? ईएसए ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, और 2031 में जाकर के पहुंच जाएगा। अगला, आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आईपीएल के सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा की उम्र 40 वर्ष हो गई है और ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से अभी वर्तमान में खेल रहे हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली 2 विकेट्स लिए हैं और इसके बाद ये सबसे ज्यादा जो
उम्र के हो गए हैं व्यक्ति जो विकेट ले रहे हैं। आईपीएल में दूसरे सबसे व्यक्ति उम्रदराज हैं ये धोनी के बाद। धोनी तो सबसे ज्यादा उम्रदराज हैं, लेकिन विकेट टेकर में ये हैं, ठीक है। और लखनऊ सुपर जायंट की टीम से इन्हीं के नाम एक और रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा आईपीएल में हैट्रिक लेने का। 3 बार ये हैट्रिक लिए हैं। वैसे हैट्रिक से याद आया, कल राशिद खान ने भी एक बार फिर से हैट्रिक ली, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो मजा है उससे ज्यादा तो लूट ले गए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह 5 बॉल में 28 रन चाहिए था, बंदे ने 5 छक्का मार दिए, 5 बॉल पे लगातार 5 छक्के मार दिए और जीत लिए। मतलब सोचो, कहा जाता है ना कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का गेम है। 5 बॉल पे 28 रन, एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला टारगेट, लेकिन लास्ट 5 बॉल पे लगातार 5 छक्के मार करके बंदे ने जिता दिया मैच। फिलहाल वो तो मैच की बात थी, यहाँ पर आईपीएल की बात कर लेते हैं, कुछ मोटा मोटा पॉइंट जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग, टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है, इसलिए जब भी हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे टाटा आईपीएल। अच्छा, हर्बल लाइफ को इसका पार्टनर बनाया गया है, बीसीसीआई के द्वारा हर्बल लाइफ को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। इस बार का इसका 16वां संस्करण है। वायकॉम 18 के पास डिजिटल राइट है, वहीं स्टार के पास इसका टीवी राइट है। आईपीएल में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं इस बार? सैम करन को 18.5 करोड़ की दाम देकर के खरीदा है किसने? पंजाब की टीम ने। इसके अलावा आईपीएल सबसे ज्यादा बार जीता है मुंबई इंडियंस ने। पिछली बार की विजेता रही है गुजरात टाइटंस। टोटल 10 टीमें अब खेला करती हैं और आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम, वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है ड्वेन ब्रावो के नाम। क्लियर है? चलिए, बाकी डिटेल के लिए आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लिया करना। अच्छा, एक और चीज, इम्पैक्ट प्लेयर वाला एक नया सिस्टम जुड़ा हुआ है और उसके तहत तुषार देशपांडे पहले व्यक्ति बने हैं इम्पैक्ट प्लेयर ग्रुप में शामिल होने वाले चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं। ओके, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। प्रयास किया है मैंने। कल या परसों एक कमेंट आया था एड को लेकर के, बीच में एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, तो 2 लोग आपस में काफी ज्यादा बहस कर रहे थे। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा अब से बीच में कम एड डाला जाए, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है क्योंकि ये हम लोग की अर्निंग का स्रोत होता है। तो अगर एड्स बहुत ज्यादा कम कर दिए जाएंगे या फिर फ्री कर दिए जाएंगे तो फिर मेरी अर्निंग नहीं हो पाएगी और हो सकता है जो बाकी की जो बैकएंड में जो टीम काम करती है उसके लिए रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो, ऐड आता है उसको स्किप कर दिया करो और मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि कम किया जाए ऐड, ठीक है? जितना आता था उससे भी कम किया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो बात करते हैं अब हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। फीफा रैंकिंग में बात करें तो पहले स्थान पर अर्जेंटीना है और 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हेल्थ फॉर ऑल है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य असम का है। इसके अलावा भारत में शूटिंग खेल के लिए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा जरूर बताना। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब फ्री में दी जाती है, जाओ इसको डाउनलोड करो एमजेटी ऐप से, ठीक है? वहीं पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना और सीजीएल का जो बैच आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का जबरदस्त बैच है जीएस का, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, जीएस स्पेशल बैच। और अभी के लिए, क्योंकि आज 10 अप्रैल है और आज आखिरी दिन है, कि आप इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जल्दी से बैच ज्वाइन कीजिए, कल से क्लासेस में स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।